गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। पढ़ाई भी ठीक चल रहा होगा आप लोग को। तो रख इसीलिए कहते हैं रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। आइए, आज आपका जो करंट का सेशन है तो मैं उनको आगे बढ़ा रहा हूँ और आप लोग, मुझे खुशी मिल रहा है। अब आप लोग की कमेंट में आंसर भी आ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, खुशी मिलता है। बस इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। दुनिया का हर एक एग्ज़ाम लड़िएगा तब ये जब आप तैयार होइएगा। इसी लेकर के जीत उसी का होगा जिसका मेहनत है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। जो मैदान छोड़कर भागेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा हार की सिवा। इसी लेकर आपका यह युद्ध है मेरे बच्चों। आप इस युद्ध को जो है ना, लड़ने के लिए, जीतने के लिए आपकी संघर्ष, आपकी मेहनत बहुत बड़ी जरूरी है। इसीलिए कहता हूँ कि अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई लिखे। समय रहते हुए मेहनत करोगे ना, तो तब जा करके आपको मंजिल मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, अरे मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। आइए, तो आइए आज आपका जो सेशन है करंट का मैं लेकर के आया हूँ कि आज का है, कहते हैं कि 2024 में 5 भारतीय को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो 5 व्यक्ति कौन कौन है, उसको किस क्षेत्र में दिया गया, उन सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए, हेडिंग है आज का, भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार। आइए कुछ इसके बारे में जानकारी गहराई से भी हासिल करेंगे, कब शुरुआत हुआ, ये सारी चीज को देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान से सुनिए कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुए? 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। समझ गए? तो इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में। और ये भारत रत्न जो है ना, भारत के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। अब किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट मतलब अच्छे से काम करने के लिए, उसमें आपकी भूमिका काफी हो, आप एक अच्छे काम किए हैं समाज के लिए, देश के लिए, इन व्यक्ति को जो है ना भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, यानी कि इससे बड़ा पुरस्कार भारत में नहीं है। तो आइए मेरे बच्चों, यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। कौन? भारत रत्न। आइए, ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया। आइए, तो 1924 में कोई राशि, आर्थिक सहायता प्रदान नहीं किया जाता है। ये कोई मत जानिएगा, इसके तहत जो है कोई राशि, कोई रुपए पैसा नहीं दिया जाता है। समझ गए ना? इसीलिए तो आइए, एक साथ जो है ना मात्र 3 व्यक्ति को ही ये सम्मान दिया जाता है। तो अब कहिएगा सर इस बार तो 5 व्यक्ति को दे दिया गया। नहीं मेरे बच्चों, 5 व्यक्ति को दिया गया, लेकिन पिछले 2 साल से किसी को भी नहीं दिया गया था। तो उनमें से ये सरकार डिसाइड करेंगे कि हम किसको किस साल के लिए दे रहे हैं। समझ गए ना? तो आइए अब देखते हैं, यह सम्मान एक साथ 3 व्यक्ति को ही
देता है। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को ही यह सम्मान एक साथ दिया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं मेरे बच्चों। अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले जब इसमें कोई आर्थिक या कोई रुपए पैसा नहीं दिया जाता, ये लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे। जब 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुए तो 3 व्यक्ति को दिया गया था 1954 ईस्वी में। तो आइए, तो सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया। किसको? आइए, सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था कौन सी? भारत रत्न। और जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। ये भारत के प्रथम, आइए, ये प्रथम उपराष्ट्रपति है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति है ये। और ये भारत का दूसरा राष्ट्रपति, भारत का दूसरा राष्ट्रपति है। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, समझ? हाँ, लेकिन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। कौन? ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण। हाँ, भारत के दूसरा राष्ट्रपति है कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो अब एक बात समझिए मेरे बच्चों, इन्हीं के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर। और यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आइए, भारत रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह एक साथ 3 व्यक्ति को ही देता है, मतलब दिया जाता है। सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। कौन? भारत रत्न। तो इनको तो दिया ही, और इनके साथ साथ मतलब 3 व्यक्ति को 1954 में दिए थे ना। तो एक तो हो गई ये, तो दूसरा हो गया सीवी रमन को, और तीसरा हो गया सी राजगोपालाचारी को। ये इसको दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को। तो पहला हो गया कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरा सीवी रमन, तीसरा सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इस तीनों को एक साथ 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलिए मेरे बच्चों, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब मैं आगे चलूँ। आइए देखिए, अब आप लोग को पता चल रहे होंगे कि करंट भी किस तरह से पढ़ा जाता है। समझ गए? इस प्रकार से। आइए, कुछ बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। आइए आगे देखते हैं अपना सब। आइए अब देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्ति को दिया जाएगा? 5 व्यक्ति को दिया जाएगा। पर ये
किसको किस वर्ष के लिए दिया जाएगा वो तो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे, अभी क्लियर सरकार भी नहीं किया है। आइए देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार 2024 में देखिए भारत रत्न पुरस्कार 2024 में 5 व्यक्ति को दिया जाएगा, समझ गए। अब वो 5 कौन कौन है, तो सबसे पहले देखेंगे अपना कर्पूरी ठाकुर देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व सीएम है। कौन? कर्पूरी ठाकुर। ये जो है ना, आइए, बिहार के पूर्व सीएम है। कौन? ये कर्पूरी ठाकुर। ये कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पूर्व, इसे जननायक के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम देखिए, उपनाम जननायक जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। जननायक बिहार किसे? कर्पूरी ठाकुर को। ये बिहार के पूर्व सीएम थे, समझ के। अब आइए देखते हैं, ये 2 बार सीएम बने थे बिहार के। कितने बार मुख्यमंत्री बने थे? 2 बार बने थे। अब आइए दूसरा व्यक्ति देखते हैं अपना सब, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण क्या देख, लाल कृष्ण आडवाणी, ये कांग्रेस का वरिष्ठ नेता ने, सॉरी, वेरी बीजेपी का है, मिस्टेक्स हो गया, गलती हो जाता है। ये लाल कृष्ण आडवाणी, ये बीजेपी का, किसका? बीजेपी। ये बीजेपी का जो है ना वरिष्ठ नेता माना जाता है। कहीं न कहीं इस बीजेपी के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। किसे? लाल कृष्ण आडवाणी। और ये बिहार के अंतिम उप प्रधानमंत्री, क्योंकि इसके बाद अभी तक कोई उप प्रधानमंत्री बना ही नहीं है 2004 में। आइए, ये अंतिम उप प्रधानमंत्री है। ये भारत के जो है ना अंतिम उप प्रधानमंत्री है। और 2004 ईस्वी से जो है ना उप प्रधानमंत्री को नहीं बनाया गया, क्योंकि उप प्रधानमंत्री ही बनाता है। अगर उसको लगेगा कि हमको चाहिए, आवश्यकता है तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। इसलिए करके ये लाल कृष्ण आडवाणी अंतिम उप प्रधानमंत्री है। और 2004 के बाद उप प्रधानमंत्री किसी को भी नहीं बनाया गया है। आइए तीसरा देखते हैं व्यक्ति कौन है। तीसरा देखते हैं अपना लोग चौधरी चरण सिंह देखते हैं। चौधरी चरण सिंह, ये भी भारत के पीएम प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भी भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्हें भी दिया गया। आइए अब चौथा देखते हैं अपना सब पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये भी भारत के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब प्रधानमंत्री। आइए पांचवा व्यक्ति है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ये इसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को। 1 2 3 4 5 मेरे प्यारे बच्चों,
इसी 5 गो को जो है ना 2024 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। समझिए, पहला कौन हो गया? कर्पूरी ठाकुर, जो अपना बिहार के हैं। ये बिहार के पूर्व सीएम, 2 बार बिहार के सीएम बने थे। उसके बाद इसका उपनाम है जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। लाल कृष्ण आडवाणी, ये बीजेपी के जो है ना वरिष्ठ नेता, वो दिग्गज नेता, और ये भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री भी। तो आप लोग से मेरे बच्चों एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब ये भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। तो भारत के प्रथम, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए एक प्रश्न है, आप जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। प्रश्न पहला है, प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अंतिम तो यही है, कौन अंतिम? तो लाल कृष्ण आडवाणी है, लेकिन प्रथम कौन थे? तो दूसरा प्रश्न, जब ये आइए दूसरा प्रश्न कि वर्तमान में उप राष्ट्रपति कौन है? ये दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि कि बताए कि ये वर्तमान में जो है ना उपराष्ट्रपति कौन है। आइए तीसरा क्वेश्चन जो मैं कल, तीसरा क्वेश्चन आप लोग से है, एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन आप लोग, तीसरा क्वेश्चन बताइएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये 3 क्वेश्चन, क्योंकि ये सब बता चुका हूं मेरे बच्चों। तो ये 3 क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्योंकि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों। आइए, अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। तो इस 5 को कुछ बात दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को और MS स्वामीनाथन को। अगर किसी को भी MS स्वामीनाथन के बारे में पूरी जानकारी लेना है तो मैं MS स्वामीनाथन पे वीडियो बना चुका हूँ। इनका जो निधन हुआ है तो वहाँ इसके बारे में जानकारी हासिल हो जाएंगे। तो चलिए आइए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे चलते हैं, अपना सब आगे चलते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आप लोग को भी मज़ा आते होंगे। इसी को कहते हैं असली पढ़ाई। इसको मेहनत से पढ़ाया जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इतना चीज़ को पढ़ाने के लिए। और अब आप लोग का कमेंट सेक्शन में आंसर देखते हैं तो मुझे दिल खुश हो जाता है। इसी तरह से आप लोग पढ़िए, इसीलिए कहते हैं कि रख हौसला, वह मंजिल भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। इसीलिए आप कहता हूँ, आइए आगे देखते हैं मेरे बच्चों। आइए, अब आइए, देश के सबसे लंबे सी ब्रिज, आइए या सी ब्रिज या अटल ब्रिज, आइए देखते हैं। इसको तो मिटा ही नहीं है। आइए, अटल ब्रिज, अटल ब्रिज। आइए, अटल ब्रिज जो है, अटल ब्रिज ये देश में समुद्र के ऊपर सबसे लंबे सेतु है। कौन? अटल सेतु। सेतु मतलब ब्रिज होता है, सेतु मतलब क्या होता है? ब्रिज। सेतु जहाँ लिखा है ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है पुल। क्या होता है? पुल। ब्रिज, सेतु, सेतु मतलब
पुल, पुल मतलब ब्रिज, यही सब समझ गए ना। आइए, तो ये देश का जो है ना, जैसे समुद्र पर बना, ये भारत के अंतर्गत समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा ब्रिज, जिसका उद्घाटन 2024 ईस्वी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आइए आप देखते हैं अपना सब, ये जो है ना देश के सबसे लंबे, यह देश के सबसे लंबे, सी मतलब सागर होता है, सी ब्रिज का उद्घाटन, पीएम नरेंद्र मोदी, मतलब यह देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। कब? 12 जनवरी। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जनवरी 2024 ईस्वी को किया गया। आइए मेरे बच्चों देखते हैं, इस जिसका अटल ब्रिज है, इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर, मतलब 22 किलोमीटर से मतलब 200 मीटर दूर है ना, तो 21.8 किलोमीटर लंबा है। कौन? अटल ब्रिज, अटल सेतु, अटल पुल। ये तो हो गया इसके, और ये 6 लाइन के है। कितने लाइन का है? ये आपको 6 लाइन का है, मतलब 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब समझ गए ना। ये 6 लाइन का टोटल, कितने लाइन का इसमें है? एक साथ 6 गाड़ी आ सकता है, जा सकता है। तो कितने लाइन का? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन का। तो ये 6 लाइन का है, समझ गए ना। अब ये देखते हैं, ये जो देखते हैं, देखिए अब ये किसको जोड़ती है, ये बात देखते हैं। ये जो है, ये आपको मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। आइए मान लेते हैं ये पुल है मेरे बच्चों, ये मान लेते हैं ये पुल है। ये क्या है? ये पुल है, समझ गए, ये पुल है। और ये जो जोड़ते हैं आपको मुंबई को, किसको जोड़ते हैं? मुंबई को नवी मुंबई, मतलब ये जो जोड़ रही है मुंबई को नवी मुंबई, मतलब मुंबई से नवी मुंबई तक जाने में, जब इस पुल का निर्माण नहीं हुआ था तो 2 घंटा का समय लगता था। लेकिन इस पुल के बनने से अब मुंबई से नवी मुंबई के जाने के बीच का समय अब कितना होगा? मात्र 20 मिनट। कितना मिनट? 20 मिनट। पहले लगता था 2 घंटा, 2 आवर। अब कितना समय लगेगा जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में? मात्र 20 मिनट समय लगेगा, समझ गए। देखिए अब किसी भी चीज को अब इतनी गहराई से पढ़ लीजिएगा तो मजा नहीं कि क्वेश्चन छूट जाएगा, हो ही नहीं सकता नहीं है। तो किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले अपने आप को तैयारी होना पड़ता है, 2 दिन पहले से तैयारी होना पड़ता है। कैसे बताया जाए, क्या क्राइटेरिया होगा, उसमें कितने प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ये सब सोचते हैं। तो इस ढंग से आप करंट भी पढ़ लीजिएगा तो मजाल नहीं है। विश्वास करिए कि ये नहीं छूट सकता है, ये मेरा दावा है। आप लोग आइए, अब देखिए, अब ये जो है ना, ये कहाँ जोड़ते हैं सब कुछ बता दिए। उद्घाटन देखिए, अटल ब्रिज, इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह देश का सबसे लंबे, सी मतलब समुद्र होता है, हाँ, समुद्र पर बना सबसे लंबे ब्रिज है। कौन? ये अटल ब्रिज। और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो कितने लाइन का है? 6 लाइन का है। और ये किसको जोड़ती है? मुंबई को नवी मुंबई से। आज जब इस पुल का निर्माण नहीं हुआ था तो मुंबई से नवी मुंबई की जाने में कितना समय लगता था? 2 घंटा का। अब इस पुल के बनने से कितना समय लगेगा जाने में? मात्र 20 मिनट लगेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, तो फिर आगे चलते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो फिर अब आगे हम चलते हैं।
इस प्रकार से आप लोग फिगर बना करके भी जो है ना। आइए फिर आप लोग से एक क्वेश्चन है, फिर आप लोग से एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछेंगे पिछला वीडियो वाला, मतलब जो जो आपको हम पढ़ा दिए हैं ना वो क्वेश्चन हम पूछते हैं। अब आइए बताते हैं एक्सपोसेट, एक्सपोसेट। सबसे पहले ये क्या है, ये पहला क्वेश्चन, एक्सपोसेट ये क्या है? तो सबको बता दीजिए कि उपग्रह है। क्या है? सबको बता दीजिए कि ये उपग्रह है, पता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सपोसेट उपग्रह को किस यान के द्वारा परीक्षण किया गया? पहला प्रश्न, एक्सपोसेट उपग्रह है को किस यान के द्वारा इसको परीक्षण किया गया? और इस दूसरा क्वेश्चन, इसे कहां से परीक्षण किया गया? मेरे बच्चों ये दो क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ, ये अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी दिया हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा, इससे आपको रिवाइज हो जाएगा कि एक्सपोसेट उपग्रह है और इसको किस यान के द्वारा परीक्षण किया गया और इसे कहाँ से परीक्षण किया गया, उस परीक्षण केंद्र का नाम क्या है? इसे दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए। चलिए इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं अपना सब। इस प्रकार से आप बीच बीच में जवाब भी देते रहिए इसके। आप देखिए, आइए आगे चलते हैं अपना सब। फिर अब आइए देखते हैं विश्व हिंदी दिवस। देखते हैं विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मेरे प्यारे बच्चों 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी ये शुरुआत हुआ आपको 2006 ईस्वी से। विश्व हिंदी दिवस मनाना कब से शुरुआत हुआ? 2006 ईस्वी से शुरुआत हुआ क्या हिंदी दिवस मनाना। तो अब कहिएगा सर अभी तक आप मेरे बच्चों, हम 2-4 दिनों तक जनवरी माह का पूरा हिंदी दिवस खत्म कर देंगे, तब फरवरी में एंट्री करेंगे और तब मार्च में। तो हर एक माह का जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है 2 दिन 3 दिन पे रोज 2-3 को कर लेंगे तो दिवस से भी क्वेश्चन रहता है, खत्म हो जाएगा। हम आप इस प्रकार से क्लास को जो है डिजाइन तैयार कर रहा हूँ कि आपका एक एक समस्या चुटकियों में समाधान हो जाए। तो चलिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब से? 2006 ईस्वी से मनाया जाता है। अब देखते हैं थल सेना दिवस, ये सब पूछे जाते हैं। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता? 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता? तो आपको 10 जनवरी को मनाया जाता। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। हाँ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आप लोग बताइए, कल वीडियो में बताए थे ना, कल वीडियो में बताए थे, आप लोग खुद बताइएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कल का वीडियो में बताया हूं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं और आर्द्र भूमि क्या होता है? क्या
होता है? क्या होता है इसके बारे में कमेंट में चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आर्द्र भूमि किसे कहते हैं, क्या होता है, किसे कहते हैं। कल मैं बोर्ड पे लिखा भी, तो आप खुद बताइएगा विश्व आर्द्र भूमि क्या होता है, कमेंट में दीजिएगा। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं ये भी बताएं, और इसका हम कल थीम भी बताए हैं। समझ गए ना? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं। ले लिया होंगे स्क्रीनशॉट? तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम आपको आइए अब आइए देखते हैं योद्धा अभ्यास साइक्लोन। योद्धा अभ्यास साइक्लोन 2024। आइए योद्धा अभ्यास, देखिए योद्धा अभ्यास साइक्लोन 2024, ये आयोजन भारत एवं मिस्र देशों के बीच में आयोजन होता है। योद्धा अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र देशों के बीच में होता है। आइए मेरे बच्चों 2024 में इसका दूसरा आयोजन हुआ, दूसरा आयोजन। और इसका यह जो है 2024 में इसका आयोजन मिस्र में हुआ। 2024 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। 2000 मतलब योद्धा अभ्यास मतलब इसकी शुरुआत तो 2023 ईस्वी में ही हुआ, 23 ईस्वी में। तब पहला इसका आयोजन अपना भारत में हुआ, लेकिन दूसरा आयोजन जो 2024 में हुआ वो मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। और इसमें दोनों देश के थल सेना भाग लेता है। कौन? थल सेना भाग लेता है। इसमें कौन सा भाग लेता है? थल सेना भाग लेता है। अब आइए आप लोग बताइएगा, आप लोग क्वेश्चन दीजिएगा कि कल पूछे थे, कोई बात नहीं। अब आइए आगे देखते हैं अपना सर, आगे देखते हैं अभ्यास खंजर। ये अभ्यास खंजर, इसका भी आयोजन 2024 में हो चुका है मेरे बच्चों। और ये आयोजन जो है ना, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ये आयोजन भारत एवं किर्गिस्तान ये देश है, किर्गिस्तान देश है। तो इस अभ्यास खंजर 2024 में इसका आयोजन हो चुका है। कहाँ? भारत एवं किर्गिस्तान के बीच में आयोजन होता है। इसमें जो है दोनों देश के जो है ना थल सेना भाग लेता है। इसमें कौन सा भाग लेता है? थल सेना, दोनों देश का थल सेना भाग लेता है। मेरे बच्चों इसका आयोजन 2024 में भारत में हुआ, भारत के हिमाचल प्रदेश में। इसका 2024 में आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ, हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ। मतलब इसका आयोजन कहाँ हुआ? 2024 में भारत में हुआ। कहाँ हुआ? भारत में हुआ। अब आइए देखते हैं योद्धा अभ्यास साइक्लोन 2024 में, ये भारत एवं मिस्र के बीच में इसका दूसरा आयोजन हुआ। कौन सा आयोजन हुआ? दूसरा आयोजन कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। दोनों देश को कौन सा सेना भाग लेता है? थल सेना भाग लेता है। अभ्यास खंजर, क्योंकि मेरे बच्चों योद्धा अभ्यास से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में टकराता ही है। ये नया ट्रेंड हो गया क्वेश्चन पूछने का। इस प्रकार से आप लोग को ये चीज जानना भी जरूरी है। आज जानते हैं कि अब देखते हैं अभ्यास खंजर 2024 में इसका आयोजन भारत के हिमाचल प्रदेश में हुआ। और भारत और किर्गिस्तान लेता है, दोनों देश का थल सेना भाग लेता है। और ये जो 2024 में इसका 11वीं आयोजन हुआ। 11वीं आयोजन हुआ। अब ये बताइएगा किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, इसका राजधानी क्या है और इसका मुद्रा क्या है,
ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और चलिए इसको लिखिए, आप लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। इस प्रकार से आप मेहनत कीजिए। आइए अब आगे देखते हैं अपना सब। बालिकाओं के लिए देश में पहला सैनिक स्कूल खोला गया अपना देश में। आइए बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए देश में पहला सैनिक स्कूल खोला गया। अब कहते बालिकाओं मतलब लड़कियों के लिए देश में पहला सैनिक स्कूल खोला गया। तब ये सैनिक स्कूल जो यूपी के मथुरा के वृंदावन में खोला गया, समझ गए? यूपी के मथुरा के वृंदावन में। इसको जो है ना, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी के मथुरा के वृंदावन, यूपी के मथुरा के वृंदावन में खोला गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये हो गया। कहेगा हाल ही में भारत में बालिकाओं या लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? यूपी के मथुरा के वृंदावन में। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया 2024 में। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कौन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। और इसका उद्घाटन किया गया 1 जनवरी 2024 ईस्वी को उद्घाटन किया गया। बालिकाओं के लिए देश में पहला सैनिक स्कूल खोला गया। ये यूपी के मथुरा के वृंदावन में खोला गया। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उद्घाटन 1 जनवरी 2024 ईस्वी को किया। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इस प्रकार से चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं अपना सब। आइए जैसे यूपी की राजधानी, यूपी के राजधानी लखनऊ है। लखनऊ, और ये लखनऊ जानते हैं गोमती नदी पर स्थित है। कौन? यूपी। और यूपी देखिए, इसी यूपी के अंतर्गत एक आगरा है। कहाँ है? आगरा। इस आगरा में ताज महल है। कहाँ है? ये ताजमहल। ताजमहल, इस ताजमहल को बनाया था किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने। अब आइए देखते हैं आप लोग से एक बात देखिए, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। आइए, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के एक जिला है। महाराष्ट्र के जिला है औरंगाबाद। यहीं पे बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा और ताजमहल में कोई अंतर नहीं।
ताजमहल का भद्दा नकल माना जाता है बीबी का मकबरा, और ये बनाया था औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। लेकिन इस औरंगाबाद जिला का जो इसका नाम बदल गया, मैं बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, तो इसका नया नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। एक कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके हुआ जो हम आपको बताए। आइए, यूपी के राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता है, लिखिए इसे, नवाबों का जो है ना शहर माना जाता है। किसे? यूपी को जो है लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता है, जो गोमती नदी पर स्थित है। आगरा यूपी के ही अंतर्गत है। यहाँ पे ताजमहल है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीबी मुमताज बेगम के याद में। इसी का बेटा, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, इसने भी बीबी का मकबरा बनाया, जो ताजमहल का नकल माना जाता है। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में, और इसका नाम बदल के क्या हो गया मैं बता चुका हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए, इसके बारे में आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। आप बताइए कितना आप लोग को मजा आ रहा है, कितना अच्छा से क्वेश्चन, ये कितना अच्छा से डील कर रहे हैं। आपका स्टैटिक जीके भी, करंट भी, सब कुछ मिल रहा है। चिंता मत कीजिए ना, आपकी एक एक समस्या को यूं ही चुटकी में ख़त्म कर देंगे। मेरा नाम है बुल्ला, मैं काम करता हूँ खुल्लम खुल्ला। क्या बताइए, मेरा बंदूक टूट गया। कल एक वीडियो बनाते वक्त बंदूक मेरा रामदास ने तोड़ दिया, इसलिए कि मैं बंदूक का प्रयोग नहीं किया। आज मुझे वो बंदूक खरीदना पड़ेगा। आइए, ऑपरेशन सर्वशक्ति देखते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति यह ऑपरेशन चलाया गया भारतीय सेना द्वारा। यह ऑपरेशन की शुरुआत ऑपरेशन की शुरुआत किया गया आपको भारतीय सेना द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य है कि पाकिस्तान की ओर से, जैसे पीर पंजाल पर्वतमाला है, जैसे पीर पंजाल पर्वतमाला, जैसे पीर पंजाल पर्वतमाला है ना, पीर पंजाल पर्वतमाला। इस पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों ओर से, मतलब इधर से भी जो है ना, दोनों किनारों से होने वाले आतंकी हमला से सुरक्षा करना। मतलब ये पीर पंजाल पर्वतमाला के जैसे पाकिस्तान, जैसे अपना सब एक हम फिगर बनाता हूँ, आइए दिखाते हैं। आइए, ऐसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब देखिएगा पीर पंजाल यहाँ पे है, तो इधर से तो पाकिस्तान हो गया। इधर से भी अगर पाकिस्तान का जो आतंकी है, जैसे पाकिस्तान आतंकी, पाकिस्तान आतंकी जो है वो इधर से भी हमला करना चाहता है, इधर से भी हमला करना चाहता है। किस पे? पीर पंजाल पर्वतमाला पर। इस पे इधर से भी हमला करता है, इधर से भी हमला करता है।
इसीलिए कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया और इस ऑपरेशन के तहत नाला पाकिस्तान को धज्जियां उड़ा देगा। उनके उनके वो तो क्या करेगा, बेवकूफ नालायक। अगर दुनिया में सबसे नालायक देश माना जाए तो पाकिस्तान महान बेवकूफ है, समझदार थोड़ी सी भी नहीं है, थोड़ी सी भी समझदारी नहीं है। बेवकूफ को हमको सलाह तो मारिए देंगे, हमको छोड़ देगा तो, लेकिन ऐसा दिमाग नहीं है गाधा को कि जब इसीलिए कि सीमा पर घुसपैठी करते रहता है। तो इसी से देखिए आतंकी हमला से पाकिस्तानी आतंकी जो पीर पंजाब है, इनके ओर से हमला जो हो रहा है दोनों ओर से, इन्हीं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने सर्वशक्ति मतलब ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया। अब समझ गए इसका उद्देश्य। अब लिखना चाहते तो लिख लीजिए। आइए अब आइए इसका उद्देश्य लिख लीजिए। उद्देश्य लिखिए। पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारे पर होने वाले सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करना। मतलब भारतीय सेना के एक ही उद्देश्य है कि पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों पर होने वाले सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करना। किसका उद्देश्य? भारतीय सेना का। इसी उद्देश्य से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया। तो यह ऑपरेशन सर्वशक्ति किस वर्ष चलाया गया? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि ऑपरेशन सर्वशक्ति किस वर्ष चलाया गया। तो ये भारतीय नौसेना द्वारा, इसका उद्देश्य भी समझ गए। चलिए आप लोग इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपना सब। आइए आगे चलते हैं। आइए कच्छी पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव 2024। इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। इसका आयोजन किया गया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। इसका अरुणाचल प्रदेश में जो है ना, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। और अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या
घनत्व वाला राज्य है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व, यहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। मतलब 1 किलोमीटर पर मात्र 17 व्यक्ति निवास करता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। तो जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितना जनसंख्या निवास करता है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? ये अपना बिहार है। लिखना होगा, लिख लीजिएगा। अब आइए, इसका राजधानी कहाँ है? राजधानी, और ये अरुणाचल प्रदेश। मेरे बच्चों ये देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ सीमा बनाते हैं। ये भूटान से, चीन से और म्यांमार से। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय 3 देश के साथ सीमा बनाते हैं। भूटान से भी, चीन से भी और म्यांमार से। इस 3 देश के साथ सीमा बनाती है कौन? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत महत्वपूर्ण दर्रा है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा। देखिए, ये जो है आपको दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये दोनों आपको कहाँ स्थित है? यहाँ पे। और बोमडिल्ला भी है, बोमडिल्ला दर्रा। 3 दर्रा हो गया, 3 दर्रा। तो दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा और बोमडिल्ला दर्रा, ये तीनों दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अपना सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आइए, और आज का आखिरी और अंतिम होगा। आज का आखिरी और अंतिम होगा। अब आइए देखते हैं, भारत ने लक्ष्य लिया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया पूर्ण रूप से मलेरिया 2030 ईस्वी में 2030 ईस्वी में समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब भारत मलेरिया से मुक्त कब हो जाएगा? 2030 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 2030 ईस्वी में। भारत मलेरिया से कब मुक्त हो जाएगा? 2030 ईस्वी में। मलेरिया परजीवी रोग है। मलेरिया परजीवी रोग है। इसको इंग्लिश में प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। आइए, मलेरिया जो है किस प्रकार की रोग है? ये परजीवी रोग है। मलेरिया किस प्रकार की रोग है? परजीवी रोग है। जैसे परजीवी रोग हो गया मलेरिया, समझ गए ना? किस प्रकार की रोग है? परजीवी रोग है। अब आइए देखते हैं, अपना से एक बात और देखते हैं कि जो है ना कच्छी खरेक खजूर। आइए, कच्छी खरेक खजूर, ये जो है इसे 2024 ईस्वी में जीआई टैग दिया गया। और ये खजूर गुजरात के अंतर्गत प्रसिद्ध है। गुजरात के अंतर्गत प्रसिद्ध है। ये जीआई टैग का इसका वैलिडिटी 10 वर्ष होता है। ये जीआई टैग का वैल्यू कितना वर्ष रहता है? 10 वर्ष तक रहता है। जैसे 2023 में बिहार के भी एक उत्पाद को मरचा चावल को दिया गया था। आइए, मरचा चावल
चावल, मरचा चावल, इसे भी जीआई टैग, जीआई टैग, इसे जीआई टैग 2023 में दिया गया। और ये मरचा चावल पश्चिमी चंपारण, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में प्रसिद्ध है। पश्चिमी चंपारण जिले में प्रसिद्ध है कौन? मरचा चावल। तो बिहार मरचा चावल किस राज्य में है? बिहार के किस जिले में? पश्चिमी चंपारण में। इसे जीआई टैग कब दिया गया? 2023 में। हाल ही में कच्छी खरे खजूर को जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य के? गुजरात की है। कहाँ के? ये गुजरात के है इसे। और जीआई टैग का वैलिडिटी कितना होता है? 10 वर्ष के लिए होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज का सेशन मेरे बच्चों यहीं समाप्त करेंगे और आगे की कहानी कल देखेंगे। बहुत सा स्टैटिक जी के लिए अपना सब, बहुत सारा कैडेट भी लिए। इस प्रकार से आपकी सेशन आगे बढ़ते रहेंगे। लिखते रहिए, लाइक कीजिए, जो क्वेश्चन पूछे गए ईमानदारी पूर्वक उसकी जवाब दीजिए। चलिए, आज आपसे ये उम्मीद करते हैं, मेरा एक ही मकसद है कि आपकी पढ़ाई कितना जल्दी बेहतर हो सके और आप धज्जियां उड़ा दे एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।